अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की ये वाली वीडियो थोड़ी क्रिकेट से हटके होने वाली है क्योंकि आज हम बात करेंगे रशिया और यूक्रेन के क्राइसिस के हवाले से। रशिया ने अपनी काफ़ी सारी फौज यूक्रेन बॉर्डर पे लगाई हुई है तकरीबन 1 साल के अरसे से, और यूरोप और अमेरिका का ये ख्याल है कि शायद रशिया आने वाले वक्तों में यूक्रेन पे हमला कर देगा। जो यूरोप और अमेरिका और रशिया है, ये तकरीबन जो ममालिक हैं सारे वो एक तरह से अपनी जंग की तैयारी में लगे हुए हैं। तो थोड़ा हम इसका बैकग्राउंड देखने की कोशिश करेंगे कि ये हालात कैसे बने हैं और आने वाले वक्तों में क्या होने जा रहा है। तो होपफुली ये वाली वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगेगी। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो हम यूक्रेन की थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री देख लेते हैं। एक टाइम था कि जब यूक्रेन जो है वो रशिया का पार्ट ही हुआ करता था। 1991 में जब यूएसएसआर यानी कि सोवियत यूनियन जब टूटा तो उसमें से 14 रियासतें मार्ज वजूद में आईं, जिनमें से यूक्रेन भी एक है। यूक्रेन जो है वो उन तमाम मुल्कों में से सबसे बड़ा है। यूक्रेन का रकबा तकरीबन 6,03,628 स्क्वायर किलोमीटर और आबादी अराउंड 42 मिलियन के करीब है। 1991 में यूक्रेन जब रशिया से अलग हुआ तो सबसे पहले जो मसला बना वो सोवियत यूनियन के उन न्यूक्लियर हथियारों का था जो कि यूक्रेन वाली हदूद में नस्ब किए गए थे, और ये तादाद तकरीबन 1/3 है, यानी कि हर 3 में से एक जो एटमी हथियार है वो यूक्रेन की हदूद में नस्ब किया गया था। अब इसको लेके बातचीत आगे बढ़ी और दिसंबर 5, 1994 को यूक्रेन, रशिया, ब्रिटेन और यूनाइटेड स्टेट इन 4 मुल्कों के दरमियान एक मेमोरेंडम साइन हुआ जिसे बुदापेस्ट मेमोरेंडम कहते हैं, और इसमें ये डिसाइड किया गया कि यूक्रेन अपने जो इलाकों में एटमी हथियार नस्ब किए गए हैं वो सारे रशिया को वापस करेगा, और बदले में रशिया यूक्रेन की सोवरेनिटी का ख्याल रखेगा, यानी कि उसकी आज़ादी को तस्लीम करेगा और उसके मामलात में इंटरफेयर नहीं करेगा। और बाद में इसी में जो है फ्रांस और चाइना ने भी यूक्रेन को एश्योरेंस दी कि वो इस मामले में उनकी हेल्प करेंगे। 1995 तक रशिया और यूक्रेन के माबैन जो एटॉमिक हथियारों से रिलेटेड प्रॉब्लम थे वो तकरीबन रिजॉल्व हो गए थे, लेकिन गैस डिस्प्यूट्स जो रशिया और यूक्रेन के माबैन 1991 से चल रहा था वो उसी तरह कंटिन्यू था, और उसमें ये है कि जो यूरोपीय यूनियन है उसके तकरीबन 1/4 नेचुरल गैस वो कंज्यूम करते हैं वो रशिया से उनको एक्सपोर्ट होके जाती है, और जो 80% इस एक्सपोर्ट का है वो यूक्रेन के इलाकों से गुजर के जाती है डिफरेंट पाइपलाइन के थ्रू। अब रशिया ये कहता था कि यूक्रेन जो है वो रशिया की गैस चोरी कर रहा है। साथ में यूक्रेन और रशियन गैस कंपनियों के माबैन इसकी सप्लाई से रिलेटेड, प्राइस से रिलेटेड और डेट्स वगैरह से रिलेटेड भी प्रॉब्लम चलते रहते थे, और ये एक तरह से बिजनेस डिस्प्यूट है वो आहिस्ता आहिस्ता पॉलिटिकल इशू बन गया, और डिफरेंट पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो इस पे एक दूसरे के साथ उनके तल्ख जुमलों का तबादला होता रहता था। अब इन मसले मसाइलों से निपटने के लिए रशिया की ये कोशिश थी कि वो किसी तरह से प्रो रशियन गवर्नमेंट जो है वो यूक्रेन में लेके आए, और यूक्रेन की ये कोशिश थी कि वो किसी तरह से यूरोपीय यूनियन और नेटो के साथ इलाक़ कर ले। और रशिया को इसमें एक फेवर ये थी कि जब आज़ादी हासिल की यूक्रेन ने रशिया से, तो रशिया के बॉर्डर के करीब के जितने भी इलाके थे उनमें सारे लोग रशियन स्पीकिंग थे, और वो रशिया के लिए एक ख़ास दिल में हमदर्दी रखते थे। और फरवरी 2010 में जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट बने यूक्रेन के, विक्टर यानुकोविच, वो जो हैं वो तकरीबन प्रो रशियन थे। इस तरह रशिया एक प्रो रशियन गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हो जाता है यूक्रेन में। नवंबर 2013 में जब यूक्रेन का यूरोपीय यूनियन के साथ इलाक़ होने वाला होता है तो उस वक्त के जो प्रेसिडेंट विक्टर यानुकोविच होते हैं वो ये करते हैं कि उस इलाक़ को सस्पेंड कर देते हैं और अपनी मरासम रशिया और यूरो एशियन इकोनॉमिक यूनियन उसकी तरफ लेके जाते हैं। अब इस बात को लेके जो कि दारुल हुकूमत है यूक्रेन का कीव, वहाँ पे मुजाहरे शुरू हो जाते हैं, और ये मुजाहरे टाइम के साथ इनका स्कोप जो है वो बढ़ते बढ़ते कह लें कि पूरे मुल्क में फैल जाता है, और ये लोग रेजिग्नेशन का कहते हैं कि विक्टर यानुकोविच वो और उनकी गवर्नमेंट जो है वो रिज़ाइन करे।
अब इस प्रोटेस्ट का नाम यूरोमेडन रखते हैं क्योंकि ये प्रो यूरोपियन यूनियन प्रोटेस्ट होता है। नवंबर 2013 में स्टार्ट होने वाले इन प्रोटेस्ट में फरवरी 2014 तक बहुत ज़्यादा शिद्दत आ जाती है और एक टाइम में तकरीबन इतनी ज़्यादा शिद्दत के मुजाहरे होते हैं जिसमें 130 लोग जो हैं वो जान से हाथ धो बैठते हैं, जिनमें 18 पुलिस ऑफिसर भी शामिल हैं। अब इस बात को लेके जब विक्टर यानुकोविच को आइडिया होता है कि वो शायद इस चीज़ पे अब काबू नहीं पा सकेगा, तो वो ये करता है कि पार्लियामेंट्री अपोजिशन के साथ एक एग्रीमेंट साइन करता है जिसे रेवोल्यूशन ऑफ डिग्निटी कहते हैं कि एक इंटर्म यूनिटी गवर्नमेंट बनेगी और दोबारा से इलेक्शन होंगे। लेकिन जैसे ये एग्रीमेंट साइन होता है तो विक्टर यानुकोविच भाग जाता है। अब जब वो भागता है तो पीछे जो पार्लियामेंट होती है वो विक्टर यानुकोविच को रिमूव कर देती है और उसकी जगह पे एक नई गवर्नमेंट बना देती है। अब विक्टर यानुकोविच जो हैं उनको ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं होती है और वो रशियन से रिक्वेस्ट करते हैं असिस्टेंस की कि उनकी मदद की जाए। अब 22 और 23 फरवरी 2014 को रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो एक मीटिंग कॉल करते हैं जिसमें तमाम सिक्योरिटी सर्विसेज चीफ उनके पास अवेलेबल होते हैं और वो ये उस पे बात करते हैं कि कैसे विक्टर यानुकोविच को निकाला जाए। और उस मीटिंग के एंड पे वो ये कहते हैं कि वी मस्ट स्टार्ट वर्किंग ऑन रिटर्निंग क्रीमिया टू रशिया। अब क्रीमिया जो है वो पार्ट यूक्रेन का होता है, लेकिन वो ये चाहते हैं कि वो रशिया के कब्जे में आ जाए। अब 23 फरवरी को प्रो रशियन डिमॉन्स्ट्रेशन होती है क्रीमिया सिटी में कि जी हम रशिया के साथ इलाक़ करना चाहते हैं। अब इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए 27 फरवरी को रशियन ट्रूप्स विदाउट इंसाइना मतलब छुप के घुस जाते हैं क्रीमिया में और उनकी जो मेजर बिल्डिंग है वहाँ पे कब्ज़ा कर लेते हैं। उससे ये होता है कि प्रो रशियन एक गवर्नमेंट बन जाती है क्रीमिया में और थोड़े टाइम बाद वो एक रेफरेंडम कराते हैं क्रीमिया स्टेटस के हवाले से और 16 मार्च 2014 को क्रीमिया इंडिपेंडेंस की डिक्लेरेशन हो जाती है और बाद में रशियन फेडरेशन में इनकॉर्पोरेट हो जाती है। अब 22-23 फरवरी से लेके 18 मार्च 2014 के दरमियान यूक्रेन का एक हिस्सा क्रीमिया यूक्रेन से ख़त्म होके रशिया के साथ उसका इलाक़ हो जाता है। क्रीमिया का इशू रिजॉल्व इस सेंस में हो गया था कि क्रीमिया रशिया ने एनेक्स कर लिया था, अलग कर लिया था यूक्रेन से और उसको अपने साथ मिला लिया था। लेकिन उसी टाइम पे साथ डॉनबास का जो इलाका है वहाँ पे दो अलहदगी की तहरीकें चल रही थी और यूक्रेन का मानना है कि वो प्रो रशियन बैक है। तो जो अलहदगी पसंद थे उन्होंने क्या किया कि दो सेल्फ प्रोक्लेम स्टेट्स डिक्लेयर कर दी और एक को उन्होंने नाम दिया डोनेट्स्क का और दूसरे को लुहांस्क का। अब ये जो दो स्टेट हैं इनकी कानूनी तौर पे कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन वो अपने तौर पे ये दो स्टेट उन्होंने बना ली हैं वहाँ के लोगों ने और वो सारे प्रो रशियन हैं और रशियन स्पीकिंग है। अब रशियन जो है इन लोगों को बैक कर रहे हैं। अब यूक्रेन क्या करता है कि अप्रैल 2014 में इन्हीं लोगों के खिलाफ एक एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन के नाम से ऑपरेशन स्टार्ट करता है और 22 से 25 अगस्त 2014 के दरमियान रशिया क्या करता है कि अपनी आर्टिलरी यूक्रेन के बॉर्डर क्रॉस करवा देता है। मतलब वो उन लोगों की मदद के लिए वहाँ पे चले जाते हैं और रशिया इस चीज़ को बैक करता है कि ये रशिया जो रशियन स्पीकिंग लोग हैं वहाँ पे जो अलहदगी पसंद है उनकी मदद के लिए है और ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे है। अब जब यूक्रेन से ये हालात काबू में नहीं आते तो वो रशिया को बीच में रख के रशिया यूक्रेन और ये जो दो सेल्फ प्रोक्लेम रियासतें हैं जिनकी कानूनी वैल्यू कोई भी नहीं है वो क्या करते हैं एक डॉक्यूमेंट एग्रीमेंट साइन करते हैं सीज़ फायर का और ये डॉक्यूमेंट साइन होता है 5 सितंबर 2014 को। लेकिन जैसे ये डॉक्यूमेंट साइन होता है इसके बाद भी हालात अच्छे नहीं होते और दोबारा फिर इसी का एक और डॉक्यूमेंट साइन होता है 12 फरवरी 2015 में, लेकिन फिर भी हालात काबू में नहीं होते और अभी तक ये हालात ऐसे ही चल रहे हैं कि कभी सीज़ फायर हो जाता है और कभी दोबारा से जंग छिड़ जाती है। तकरीबन अभी तक 14,000 लोग जंग में मारे जा चुके हैं जिसमें ज़्यादातर तादाद यूक्रेनियन पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग ज़्यादा हैं और
हालात अभी इसलिए भी ज़्यादा ख़राब हैं क्योंकि लास्ट मार्च और अप्रैल 2021 में मार्च अप्रैल में रशिया ने क्या किया कि उस इलाके में अपनी फ़ौज जो बॉर्डर है यूक्रेन के साथ वहाँ पे अपनी फ़ौज लगानी शुरू कर दी और दिन ब दिन उसमें इजाफा करना शुरू कर दिया और ये इजाफा अभी तक जारी है। दूसरे लोगों का ये ख्याल है कि शायद रशिया यानी कि यूरोप अमेरिका वगैरह का ये ख्याल है कि रशिया शायद यूक्रेन पे हमला करने वाला है। तो रशिया की डिमांड कुछ इस तरह से है कि रशिया सबसे पहले तो ये चाहता है कि जो नेटो है अलायंस है 30 मुल्कों का जंगी अलायंस है यूरोप में जिसमें अमेरिका कनाडा वगैरह भी शामिल हैं, तो वो ये चाहता है कि नेटो अपनी फ़ौजें जो ईस्टर्न यूरोप में उसने लगाई हुई हैं वो वहाँ से बैक करे और साथ में रशिया की ये डिमांड है कि यूक्रेन और जॉर्जिया ये दो मुल्क कभी भी नेटो फोर्सेस को ज्वाइन ना करें क्योंकि नेटो एक फ़ौजी अलायंस है जिसमें काफ़ी सारे ममालिक शामिल हैं और नेटो की अलायंस का मतलब ये है कि अगर उन ममालिक में से किसी एक पे भी हमला होता है तो बाकी के जो ममालिक उस अलायंस में हैं वो इस एक मुल्क के साथ खड़े होंगे और ये इसको बैक करेंगे, मतलब इसकी हेल्प करेंगे। और ये रशिया के अगेंस्ट ही जनरेट हुआ था नेटो। अभी जो अमेरिका है वो भी अपनी अफवाज को पोलैंड में भेज रहा है। इसी तरह बाकी यूरोपियन ममालिक भी जो हैं वो किसी न किसी हद तक अपनी तैयारी कर रहे हैं कि शायद अगर रशिया हमला करता है यूक्रेन पे तो उसको रिस्पॉन्ड किया जाए। तो गाइस होपफुली ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होती है किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।